सोचिए, दुनिया में एक ऐसी कमेटी है जो कानूनन किसी भी जंग को शुरू करने या रोकने का आदेश दे सकती है ना कमाल की बात। आज हम इसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दुनिया में चलेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी कमेटी है जो लीगली जंग को ऑथोराइज कर सकती है। इसका जवाब सीधा और सिंपल है, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसकी अथॉरिटी को जानेंगे, मतलब इसकी ताकत आती कहां से है। फिर देखेंगे इसके डिप्लोमेटिक टूल्स क्या हैं, और जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो इसके पास क्या हथौड़ा है। फिर हम बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, वीटो की। और आखिर में हम इस सवाल पर रुकेंगे कि क्या ये बॉडी फ्लॉड होने के बावजूद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर इस काउंसिल के पास इतनी पावर आती कहां से है? इसका जवाब है यूएन चार्टर। यही वो दस्तावेज है जो इसे सारी लीगल अथॉरिटी देता है। इसे यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसके फैसले यूएन के सभी सदस्य देशों को मानने ही पड़ते हैं। दे आर लीगली बाइंडिंग। यही चीज इसे यूएन की दूसरी बॉडी से एकदम अलग बनाती है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस काउंसिल में कुल 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन 15 मेंबर्स की पावर बराबर नहीं होती। इन 15 में से 5 मेंबर्स परमानेंट हैं। इन्हें हम P5 के नाम से जानते हैं। कौन है ये? अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये बेसिकली वो देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, और उन्होंने सिस्टम बनाते वक्त खुद को सबसे पावरफुल पोजीशन पर रख लिया। और असली पावर का खेल यहीं से शुरू होता है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है वीटो पावर, जबकि जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ये पावर नहीं होती। उन्हें तो सिर्फ 2 साल के लिए चुना जाता है। अच्छा, तो ये काउंसिल करती क्या है? इसका पहला काम है डिप्लोमेसी, मतलब लड़ाई झगड़े को शुरू होने से पहले ही बातचीत से सुलझाना। इससे हम इसका डिप्लोमेट्स टूलकिट भी कह सकते हैं। यूएन चार्टर का चैप्टर 6 इसे कुछ पावर्स देता है, जैसे ये किसी भी विवाद की जांच कर सकती है, दोनों पार्टियों को बातचीत के लिए बुला सकती है, या शांति समझौते के लिए कुछ शर्तें भी सजेस्ट कर सकती है। हाँ, ये चीजें लीगली बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन इनका वजन बहुत होता है। लेकिन तब क्या होता है जब डिप्लोमेसी काम नहीं करती, जब बातचीत से कोई हल न निकले? तब काउंसिल अपना असली हथौड़ा निकालती है। ये वो ताकतें हैं जो यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में लिखी हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है किसी भी सिचुएशन को शांति के लिए खतरा, यानी थ्रेट टू पीस डिक्लेयर करना। जैसे ही ये होता है, एक तरह से काउंसिल के लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो लीगल ट्रिगर है जो उसे डिप्लोमेसी से एक्शन मोड में ले आता है। इसके बाद काउंसिल स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले सकती है। पहला कदम सैंक्शंस, यानी प्रतिबंध लगाना। अगर उससे भी बात न बने तो दूसरा और आखिरी कदम मिलिट्री फोर्स को ऑथराइज करना। ये सैंक्शंस भी कई तरह के हो सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस हो सकते हैं, हथियार बेचने पर रोक लगाई जा सकती है, ट्रैवल बैन्स लग सकते हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया इसके सबसे जाने माने उदाहरण हैं। और फिर आती है इसकी अल्टीमेट पावर, मिलिट्री एक्शन को ग्रीन सिग्नल देना। ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है, लेकिन जब हुआ है तो दुनिया ने देखा है। जैसे 1950s में कोरियन वॉर, 1991 का गल्फ वॉर और 2011 में लीबिया का मामला। और वक्त के साथ साथ काउंसिल का काम भी बदला है। अब ये सिर्फ जंग की बात नहीं करती, ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस को ऑथराइज करती है, काउंटर टेररिज्म कमिटीज बनाती है, और जहां बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो वहां भी दखल देती है। तो अब तक हमने इसकी ताकत देखी, जबरदस्त ताकत है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी की। एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया एक तरफ हो फिर भी अकेले सब कुछ रोक सकती है। सिर्फ एक शब्द जो सब पर भारी पड़ सकता है, और वो शब्द है वीटो। ये वीटो पावर आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है, अगर काउंसिल के 15 में से 14 मेंबर्स भी किसी रेजोल्यूशन के लिए हां कह दें, लेकिन P5 में से किसी एक ने भी ना कह दिया, तो बस वो रेजोल्यूशन वहीं खत्म हो जाता है, रिजेक्टेड। और इसका असर हमने हाल के सालों में बहुत साफ देखा है। सीरिया के मामले में रूस और चीन ने बार बार अपने वीटो का इस्तेमाल किया, और जब यूक्रेन पर हमले की निंदा का प्रस्ताव आया तो रूस ने खुद ही उसे वीटो कर दिया। नतीजा,
काउंसिल हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। और यहीं पर सबसे बड़ी आलोचना होती है। कहा जाता है कि P5 देश ग्लोबल शांति से ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को देखते हैं। वो अपने दोस्तों को बचाने या अपने दुश्मनों को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे काउंसिल का जो असल मकसद है वही पूरा नहीं हो पाता। तो घूम फिर कर हम आ जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर, मतलब इसके विरोधाभास पर। एक तरफ तो ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। ये पैराडॉक्स बिल्कुल साफ है। एक तरफ देखिए तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी का सेंटर है। इसके पास सैंक्शंस लगाने, मिलिट्री फोर्स भेजने की ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ वीटो पावर की वजह से ये पैरालाइज हो जाती है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हावी हो जाते हैं और इसमें सबका बराबर का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इस पावरफुल पैराडॉक्स को कभी सुधारा जा सकता है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल कभी ऐसी बन पाएगी जो सच में बिना किसी भेदभाव के दुनिया में शांति कायम कर सके? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।